शेख वसीम अख्तर की गिरफ्तारी के पीछे असल कहानी क्या है? ये कंजूसी की वजह से पकड़े गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं कराचियों निकल के पिंडी जाके मोबाइल बेचांगा। दुकानदार इनको बताता है कि शेख साहब 500 रुपए ली एक घंटा मेरे ना बहस कर दे रहे हैं। ये शेख प्रॉपर है। ये मैं इस चीज से ये चीज तो प्रूव हो गई है। क्या शेख साहब से वो अरबों रुपए की रिकवरी हो पाएगी? 6 महीने या साल बाद शेख वसीम बाहर होगा। अब ये शेख वसीम जो बिल्कुल। सुना रहे हैं, साबका सदर भी हैं, ये अरबों रुपया ले गया। शेख वसीम पे अगला जनाब सवाल है, चले अगर आपने बात कर दी है तो यही तो पूछना मैं चाहूंगा। मिसाल दे रहा था कि अरबों रुपया ले गया। उस शख्स का मेंटल लेवल चेक करें। मेरे लिए, मेरी अपनी सोच है, मेरे लिए जिंदगी जौन सी है उससे भी इज्जत मुकद्दम है। ठीक है। उस बंदे की इतनी रिस्पेक्ट थी उस प्लाजे में, उसको लोगों ने मोहब्बत में सदर बना दिया। उसको लोग खाना बना के बुला के कहते शेख साहब आज हमने आपके साथ खाना खाना है। ठीक है। उस शख्स ने क्या करतूत किया। और मेरे लिए ये रकम जौन सी है ना, बेशक ये 2 अरब है, ये 1 अरब है, ये 80 करोड़ है, मेरे लिए चंद टके हैं। चंद टके हैं। कोई भी शख्स टकों की खातिर उस शख्स ने अपनी इज्जत जो है मट्टी इज्जत में गवा ली। शाहजी, अगर आपने बात कर दी है तो सवाल मेरा भी आप सुन लें ताकि इसको इसी जो के केस को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सवाल ये है कि शेख वसीम अख्तर की गिरफ्तारी के पीछे असल कहानी क्या है और क्या शेख वसीम अख्तर के गिरफ्तार होने के बाद इन तमाम लोगों को रिकवरी मिल पाएगी या नहीं? शेख वसीम अख्तर की गिरफ्तारी के पीछे उनका एक जो टिपिकल शेखों के बारे में मशहूर नहीं है कि कफायत शार का लफ्ज़, क्योंकि देखे ना मेरे भी शेख बहुत दोस्त हैं, बड़ा अच्छा है वो, दूसरा लफ्ज़ नहीं मैं यूज़ करूंगा। अच्छा। कंजूस नहीं कहूँगा। ओके। कफायत शारी का जो लफ्ज़ है ना, शेख साहब फड़े हुई कफायत शारी तो गए ने। अच्छा, वो कैसे? शेख साहब कहानी आपने बता दी हाँ है। हाँ, पहले तो मैंने बताया था ना शेख साहब कराची है। मेरी वो तो आप एडमिट हाँ, करते पहले हैं तो मैं इस बात को ऑन करता हूँ, एडमिट करता हूँ कि आपने कहा मेरी था, इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट आपने थी। कहा था, मैंने आपसे कहा था कि मुझे कुछ कमेंट्स मिले हैं पॉडकास्ट के नीचे, लोगों ने कहा है कि हमने इसे साउथ अफ्रीका में देखा है, आ जाएं यहाँ से इसको पकड़ लें, गिरफ्तार कर लें। लेकिन आपने कहा था कि मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि वो पाकिस्तान में हैं, किसी जगह पे महफूज हैं, वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। अब उनकी सवाल ट्रैवल ये हिस्ट्री भी है नहीं कि है। आखिर, हाँ ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आखिर सवाल ये है कि वो पाकिस्तान से बाहर क्यों नहीं गए और एक चीप सी हरकत से कैसे गिरफ्तार हुए हैं वो? शेख साहब ना, शेखों के बारे में ना, मेरे पार्टनर भी शेख हैं, मेरे भाई हैं, ये कंजूसी की वजह से पकड़े गए। ठीक है, कहानी पूरी एक बताएं। बंदे ने 1 अरब का फ्रॉड किया। ठीक है। सारे पैसे उसके पास हैं, रस्ते में से उससे किसी ने छीने भी नहीं। है। ठीक है। बच्चों को उसने बाहर भेज दिया, घर सारा उसने कुछ कर बेच लिया, दिए, घर हर दुकान चीज उसने- बेच दी सब। 2, 2.5, 3, 5, 6 लाख के मोबाइल होंगे उसके 2। जब बंदे ने इतना बड़ी गेम कर ली है तो बंदा 2 मोबाइल सड़क पे रख के निकल जाए कि किसी का भला हो जाए। जब वो मोबाइल उसकी मौत का सामान बन सकते हैं बिल्कुल, तो उसको सड़क पे रख देने चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं कराचियों निकल के पिंडी जाके मोबाइल बेचांगा। ओके, मतलब कराची से वो पिंडी आया है। वहां पे पहले कुछ अर्सा वहां पे सिक्योर रहे, फिर वहां पे अनसेफ देखा तो इस्लामाबाद आ गए। इस्लामाबाद वहां से पिंडी एक दुकान पे साहब जाते हैं, अपने 2 मोबाइल बेच देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। फरोख्त कर देते और वहीं से एक खरीदते बंदा, भी हैं। वो तो बाद में मैं अच्छा, बताता हूँ ठीक ना। है। एक बंदा अरब रुपए से ज्यादा का फ्रॉड करता है, अपनी प्रॉपर्टियां वगैरह भी कोई 10-20 करोड़ की चीजें बेचता है और वो 2-4 लाख के चक्कर में फिर फड़िया जाता है। उसकी मेंटेलिटी को दिल नहीं चाहता कि सल्यूट करें ऐसे शख्स को। 21 तोपों की सलामी होनी चाहिए। 21 और 21 डबल कर दें, चलें तो 42 कर दें। हाँ, उनका ठीक है। इकदाम देखे ना, वो मोबाइल बेच देते हैं। जाहिर है जब बेचे हैं तो किसी ने खरीदने हैं, बिल्कुल, अपना आईडी कार्ड भी दे देते हैं। ओके। वो जो बंदा मोबाइल लेके जाता है वो सिम ऑन करता है, पुलिस के पास ईमी नंबर होता है, पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं। यहाँ से इछरे का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब खुद जाते हैं, पीछे डिप्टी साहब पहुंच जाते हैं, उस बंदे की बेल बजाते हैं। वो अपने घर में रूटीन में यूं करके दरवाजा खोलता है, कौन? ये उसको ऐसे पकड़ते हैं जैसे चील चूजा नहीं पकड़ती, दबोच लेते हैं। वो कहता हो या कीजिए, कहते तेरे पर मोबाइल है, कहता है, कहता मैंने तो खरीदा, कहते साबित करो, वो रसीद दिखा देता। ठीक है। कहते नहीं, दुकान पे लेके चलो। पुलिस वाले आपको पता है बाल में से खाल निकाल लेते हैं, वो दुकान पे ले जाते हैं। दुकान पे जाते हैं आगे तो दुकानदार को झंझोड़ते हैं, उसे कहते हैं नहीं। ठीक है। वो कहता है, पहले सबूत देता है, फिर उसे कहते हैं सीसीटीवी फुटेज कुदरती उसके पास मौजूद होती है। ठीक है। वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और दुकानदार इनको बताता है कि शेख साहब 500 रुपए ली एक घंटा मेरे ना बहस कर दे रहे हैं।
ओ खैर। 1 अरब रुपया जिस बंदे के पास कैश इन हैंड हो, वो हम्म, 500,000 के लिए लड़ता रहे दुकानदार से। क्या बात है, शेख साहब ने कमाल कर दिया। लेकिन ये शेख प्रॉपर है, ये मैं इस चीज से ये चीज तो प्रूव हो गई है ना। एग्री करते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, 1000%। ओके फिर। ये वहां पे वो कहते हैं नहीं, वो सीसीटीवी फोटो ही देखते हैं तो शेख साहब खुद, पुलिस वालों को भी यकीन नहीं होता कि 1 अरब रुपया लेके बंदा 2-4-5 लाख दे मोबाइल बेचन आ गया। उसको तो एक प्रेमिसेस से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल। वो कहते हैं पुलिस वाले कि नहीं, जाहिर है जो पुलिस का स्टाइल है उसको अंडर प्रेशर करते हैं। वो कहता है मुझे याद आया ये मेरे से 2 मोबाइल खरीद के भी लेके गया। ठीक है। वो कहते हैं अगर तूने बेचे हैं तो उसका ईमी नंबर दे। वो कुदरती उनके पास कोई नोट होता होगा, कोई सीरियल होती होगी, क्या मुझे तो मोबाइल के बिजनेस के बारे में अंदाजा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। वो उनको ईमी नंबर देता है। पुलिस वाले वो नंबर चेक करते हैं, ट्रेस करते हैं तो उसमें सिम चल रही होती है। वो लोकेशन लेते हैं, वही पुराना रवायती तरीका, बेल बजाते हैं, और कितने शेख साहब बच्चे हैं खुद बेल दरवाजा खोलने आ जाते हैं। वाह, ठीक है। तो पुलिस वालों के अपने पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है कि यह की हो गया, वो इनको दबोच के ले जाते हैं। इस चीज में सबसे जो मजेदार चीज है ना, वो भला क्या है कि 1 अरब रुपया बंदे के पास है तो 2-3 लाख दे मोबाइल बेचन चला गया। ये मजे, ये और वहां पे 500,000 के लिए बहस कर रहा है और मुख्तलिफ दुकानों पे जा रहा है जहां से रेट अच्छा मिला। और मेरे जैसा बंदा हो ना, अल्लाह करे कि मुझे ऐसा अरब तो कभी भी ना आए कि 10 करोड़ रुपए इस तरह आ जाए ना अचानक, कोई लॉटरी निकले या कुछ, तो ये जो मेरे 2 मोबाइल पड़े, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं किसी राहगीर को कहूंगा यार ले जा मौज कर। ठीक है, ओके। हम तो शहनशाह तबीयत के मालिक हो जाते हैं। तो शेख साहब मोबाइल बेचन चले गए थे, तो वही मोबाइल उनकी मौत का सामान बने। चलिए, अभी शेख साहब पकड़े तो गए हैं, अब आपके एनालिसिस क्या कहते हैं, प्रिडिक्शंस तो आप करते हैं, क्या लोग अब नज़रें जमाए बैठे हैं और इंतज़ार की घड़ी उनकी जो है ना वो ख़त्म होने को नहीं है कि क्या शेख साहब से वो अरबों रुपए की रिकवरी हो पाएगी? और शेख साहब का असल मुखबर कौन था? मुखबर उनका अपना मोबाइल ही था। ठीक है, ठीक है, उनकी गुर्बत थी जो उनके अंदर से ना 1 अरब लेके भी निकली नहीं। ठीक है, समझ गए, भूख नहीं ना निकली। ओके। तो और आप उनके रिकवरी का बताएं, रिकवरी। मेरे माजी के जो तजर्बात हैं बड़े तलख हैं, पुलिस वाले मेरे अगेंस्ट भी हो जाएंगे, नाराज भी होंगे, लेकिन सच बात तो फिर करनी पड़ेगी ना। लोग सच अगर मेरा सुनते हैं तो मैं सच क्यों ना बोलूं। बिल्कुल। अब तक 420 68 और 406 ये ऐसे मुकदमात हैं जिसमें से मेरे पास अगर कोई अफसर कहेगा तो मैं मुकदमात के नंबर बता दूंगा कि 1 करोड़ का फ्रॉड हुआ तो 2 लाख रुपया रिकवरी हुई है। तो वो जो मुतलका आईओ है उसने मदई को कहा कि 2 लाख तुसी भी पा दो ताकि रिकवरी जरा सही हो जाए, तो बेल होने तखीर होएगी। ठीक है, ठीक है, ओके। इसमें से अगर 50% रिकवरी भी हो जाती है, ठीक है, ठीक है, तो मैं समझूंगा कि सुनारे बड़े लकी हैं, बड़े लकी हैं। तो एक आप एग्जांपल भी देते हैं जो बाहर अभी शादियाने बजा रही हैं, तो जो ढोल पहले बजा रहे हैं ना खुशी में हाँ कि शेख वसीम फड़िया गया, हाँ बिल्कुल, ये बाद में ढोल बजाएंगे थाने के आगे जी, इल्जाम एंड पे फिर क्या लगता है पुलिस पे कि पुलिस खा गई। भाई अब कानून ये है कि 14 दिन से ज्यादा रिमांड आप दे नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, तो शेख वसीम अगर असाबी तौर पे और जिस तरह की वो कंजूस तबीयत का है और मोबाइल बेचन चला गया तो वो तो जान पे खेल जाएगा, पैसे नहीं देगा। शेख वसीम पैसा नहीं देगा, मुझे नहीं लगता। सोना हड़प कर जाएगा 50%। अगर जैसे हमारे नैब में प्ली बार्गेनिंग चलती है तो अगर वो प्ली बार्गेन वाला भी सिस्टम कर जाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो इज्जत पे तो कंप्रोमाइज ऑलरेडी कर गया हुआ है। बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा सा सख्ती बर्दाश्त कर ले तो 6 महीने। और एक और मैं प्रेडिक्शन आपकी वसात से करके जाऊं, 6 महीने या साल बाद, आज की डेट आपने अपने व्यूवर्स को जिस दिन ये प्रोग्राम लगा उस दिन से शेख वसीम बाहर होगा। 6 महीने बाद शेख वसीम बाहर होगा, 6 महीने या साल, 365 दिन, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बड़ी बात की आप, ये ऐसी लेजिस्लेशन ही कोई नहीं। मैंने 302 के बंदे महीने बाद बाहर सर 302 और चीज है। ये फ्रॉड जौन सा है ना, इसमें तो चक्कर ही कोई नहीं। एक मुशर्रफ साहब के दौर में ना 489F की एक दफा बनाई थी चेक के लिए। अब आप 1 अरब का चेक दे दें, शेख वसीम मैं आपको बताऊं क्या करेगा। लोगों को कहेगा कि पैसे मैं बाहर भेजे हुए ने, तुसी मेरे तो चेक ले लो, ठीक है, तो मैं तानू बाहर निकल के पैसे देना। लोग फौरन मान जाएंगे। ठीक है, वो फिर साल अंदर रहने की बजाय ना 489F के पर्चे लेगा 5-10
और उनमें दो महीने रह के बाहर आ जाएगा। शाह साहब अगर वो कहता भी है चले मैं देता हूँ, अब बाद में उसका जिस्म और हड्डियाँ ही हैं, आई थिंक उससे पुलिस क्या निकलवाएगी यार, वो सब कुछ सारे तो उसने बाहर जो है वो शिफ्ट कर सीनियर सिटीजन आदमी है, पुलिस अपने ऊपर कत्ल ले लेगी इनके पैसों के लिए। ज्यादा उस पर तशद्दद अगर कर देगी तो वहां पे उसकी जान चली जाएगी, तो क्या पुलिस उसका इनके पैसों के लिए कत्ल लेगी? ये फेमस तो पुलिस वो के पहले लिए बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है। अच्छा, इसने ट्रैवल क्यों नहीं किया, वजह क्या है? ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा, आपको लगता है कि मुझे तो अगर लगता है शेख साहब कहते उनके लिए टिकट सस्ती हो ले फिर जावांगा। मेरा जो अंदाजा है, जो ठीक उनकी है। नेचर मैं अंडरस्टैंड कर सका ना, उन्होंने कहा आजकल टिकटें महंगी हैं, जरा थोड़ी जी सस्ती हो ले फिर जावांगा। चलें ठीक है। अच्छा शाह साहब, इसके बाद बात करेंगे कि अमीर फ़तेह की ज़मानत मंजूर हो चुकी है, ये किस प्रोसेस के तहत हुई है, कैसे हुई है? क्या अब अमीर टीपू या बिल्ला ट्रका वाला ख़ानदान के बीच में से किसी को अब साथी छुड़ाने तो नहीं आएंगे या आ कुछ भी सकते हैं? नहीं, पूरी कुछ भी थोड़ी नहीं सी होगा। कहानी इस इलेबोरेट कर केस दें। में लोग अदलिया पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है। पुलिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ठीक है, पुलिस ने बिल्कुल हक सच पे इन्वेस्टिगेशन की है, ये किसी एक अफसर का काम नहीं है, ये JIT बनी थी। अब होता क्या है, हालांकि जिस केस में जख्मी शादी हो ना, उस केस में बहुत मुश्किल होता है कि कोई मुलजिम बच निकले। ठीक है। ठीक है, इस केस में देखिए मैं अपनी असेसमेंट देता हूँ कानून के बारे में, मुझे राय तो मैं दे सकता हूँ ना, इतना तो मेरा हक है। हाँ बिल्कुल। तो मेरा ये जरूरी नहीं कि मेरी राय मुसल्लत की जाए किसी पे। ठीक है। बमुताबिक FIR अमीर फतेह मौके पे मौजूद है। ओके। FIR में जो मतन है ना, जो मैंने पढ़ी थी, मुझे जहाँ तक याद है, हो सकता है गलती में इंसान हूँ, खता का पुतला हूँ, तो वो मौके पे मौजूद है। ठीक है। ठीक है, पुलिस उसको गुनाहगार करती है बिल्कुल मेरिट पे कि वो 109 में है, मशवरे में है। डाउट आ गया? आ गया। बेनिफिट ऑफ डाउट अकॉर्डिंग टू लॉ किसको मिलता है, मुलजम को कि मुद्दई को? मुद्दई को। मुलजम को। मुलजिम को। वो लॉ जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा है क्रिमिनल इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। ओके। जितने बेनिफिट ऑफ डाउट है ना, वो क्रिमिनल को मिलेंगे। शक का फायदा हमेशा मुलजम को मिलता है, मुद्दई को कुछ नहीं मिलता। ठीक है। ठीक है। ओके। अदालत की नजर में शक आ गया, मुद्दई कह रहा है जी ये मौके पे मौजूद है, इसने उधर गोली चलाई है, पुलिस कह रही है नहीं जी ये मशवरे में है। ठीक है। मौके की CCTV फुटेज में इसकी कोई तस्वीर नहीं आई। कोर्ट ने, मुझे इतला है मुबैना कि वहाँ पे सवाल भी हुआ है, किसी लॉयर ने किया या किसने किया कि जिसकी फोटो है। ओके। तो आगे से पुलिस वालों ने कहा नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब है बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा मुलजम को मिलेगा, बिकॉज द क्रिमिनल इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। क्योंकि कानून ये कहता है कि 10,000 लोग गुनाहगार छूटते हैं तो छूट जाएं, एक बेगुनाह अंदर नहीं रहना चाहिए। हल्का सा अदालत ये कहती है कि तुम मुझे शक डालो, मैं तुम्हें बेनिफिट दूंगी। तो अमीर फतेह को ऐसे ही हाँ, बेनिफिट ऑफ डाउट पे, इसी वजह से उसकी जमानत कंफर्म। किसी अदालत पे इल्जाम लगाने वाले ज्यादती कर रहे हैं, और कोई भी शख्स जो किसी पुलिस पे इल्जाम लगा रहा है वो भी ज्यादती कर रहा है। मेरिट पे ये फैसला, मेरिट पे हुआ है, बेनिफिट ऑफ डाउट आ गया ना। आप मेरी बात को फॉलो करें कि एक बंदा मुद्दई कह रहा है जी इस मौके पे था, ये गोली चला रहा था, अदालत मांगेगी ना कि मौके की CCTV फुटेज बाकी मुलजमों की है तो इसकी भी दो। बिल्कुल ऐसे ही पुलिस कह रही वो मशवरे में था। पुलिस कह रही है वो 109 में है जी, मशवरे में इसका रोल है। उस तरह के गुनाहगार लिखा ना लिखा मेरे कागजों में एक बराबर है। ठीक है। ओके। अच्छा शाह साहब, इसके बाद थोड़ी सी हम नज़र डाल लेते हैं कि सानिया गुल प्लाजा लाहौर के अंदर भी, हफीज़ सेंटर में भी वो भी एक सानिया था, लेकिन बदकिस्मती से आई थिंक उनको उस तरह जो है वो माली मामनत नहीं मिली। जो वहाँ के दुकानदार हजरात थे उनको उस तरह जो है वो कोई मदद नहीं हुकूमत दे सकी। लेकिन सानिया गुल प्लाजा इस वक्त काफ़ी हद तक हाईलाइट है। तो इस कहानी के पीछे असल वजूहात क्या है? अब देखे ना, आग लगी कैसे, किसने लगाई, कौन जिम्मेदार है इस? सबसे पहले तो मैं ये जो है हमारे लाहौर वाला आपने वाकया किया, इसके ऊपर रोशनी थोड़ी सी डालनी चाहूँगा। अब हुकूमत आपके लिए बसंत के अरेंजमेंट करे कि आप लोगों को फंडिंग करती रहे बेचारी। बिल्कुल। देखे ना, हुकूमत बसंत एक एंटरटेनमेंट है ना, एंटरटेनमेंट जरूरी है कि जिंदा रहना जरूरी है? रोजी रोटी नहीं, एंटरटेनमेंट ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपकी एंटरटेनमेंट करें कि हम आपको इस पे मेरा बकायदा सवाल मैं आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन इससे पहले मैं कहता हूँ ये हम अगर इसको डिस्कस सानिया गुल प्लाजा हमारे, मैं आपको एक मिसाल देके समझाऊंगा ना, क्योंकि कुछ व्यूवर्स मेरी तरह थोड़े से मोटे होते हैं, उनको बात पूरी एक तफसील से समझ आती है। ठीक है। आप मुझे देखें कि
ये LDA आप देख रहे हैं कितनी वर्किंग कर रही है, लोगों की बिल्डिंगें गिरा रही है, लेंटर गिरा रही है, प्लाजे गिरा रही है, प्रॉपर्टियां सरबामोहर हो रही हैं, हो रही है ना, हो रही है बिल्कुल। तो ये पहले बनवाई किसने थी? इन्हीं अफसरान ने अफसरान। इन्हें नहीं तो जिस दौर में बनी है उन अफसरान को सजा नहीं देनी चाहिए। वो अफसरान तो डबल फायदे में ले गए, रह गए। पहले अंडर दी टेबल पैसे ले गए, बिल्डिंग बनवा दी, दोबारा आके निशानदेही करे सारी ये इलीगल है, वेरी गुड, तुम बड़े अच्छे हो, तुमने बड़ी ढूंढी है बिल्डिंग। कैसा है? बिल्कुल ठीक। जैसे किसी दौर में क्लर्क होता था एक्साइज में आलीजा, आज मैं आपको वाकई नाम लेके बताऊंगा मैं, ठीक है। वो 2 नंबर गाड़ी रजिस्टर करता था नॉन कस्टम, ठीक है। जब 2 साल गुजर जाते थे तो ऑडिट आता था, तो वो फिर निशानदेही करता था, सारी गड्डियां अगे लग के फड़ांदा सी। ठीक है। यही गुल प्लाजा का वाकया है। वो प्लाजा बना गालबन 1000 शॉप्स पे, ठीक है, मतलब 1000 दुकानें जो उसमें लीगलाइज थी, लीगल जो अकॉर्डिंग टू वो क्या उसे कहते हैं, वो लैंड, मेरे ज़हन इस वक्त ना नाम ज़हन से निकल, नक्शे के मुताबिक कह लैंड रिकॉर्ड, हाँ ठीक है, मैप के मुताबिक कह लें, वो एक लफ्ज और है, खैर वो मेरे ज़हन में अगर आ गया तो कहूँगा। 1000 दुकान की गुंजाइश है, ठीक है, ठीक है। वो नक्शा ऐसे तो नहीं पास होता, उसमें सारे वेयर बाउट्स के को हंगामी सूरत हाल, इसमें एग्जिट, एमरजेंसी एग्जिट, सारा कुछ तैयार है। जब 1000 जिसकी कैपेसिटी का अप्रूव हुई है, वहां पे 10,000 दुकानें बन जाएंगी, तो आप मुझे बताएं कि कौन कंट्रोल करेगा? आप करेंगे, मैं करूंगा? वो सर हम दोनों ने तो नहीं कंट्रोल करनी, वो जिम्मेदारान ने करनी, है, ठीक है। यहाँ पे भी एक दफ़ा आपको पता होगा कि LDA के ऑफिस में आग लगी थी, चेरिंग क्रॉस से आगे, बिल्कुल लगी थी, ठीक है। फाइलें जल गई थी, फाइलें जल, हमारे यहाँ पे आग बड़ी समझदार है, बड़े अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में लगती है, ठीक है। वहाँ पे पहले नहीं, वहाँ पे बल्दिया में जब वो फैक्ट्री के अंदर बाहर से कुंडी लगा के आग लगा दी गई थी कराची में। ये वाकया भी थोड़ा सा बता दें, इसमें क्या हुआ था? इसमें भत्ता लिया था, एक तंजीम थी, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, तो बाहर से फैक्ट्री को कुंडी लगा के ना, तो अंदर आग लगा दी गई थी, 250-300 लोग अंदर ही जिंदा जल गए, 250 लोग कहा जाता जल गए थे, ठीक है। तो 250 का तो अंदाजा है ना, 250 से ज्यादा उन्होंने कहा था हो सकते हैं, तो इसलिए मैं 250 और 300 का वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो सर वो जिन्होंने, जो इसके जिम्मेदार थे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया था? कुछ सुना है कि 1-2 बंदे वानों तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अदरवाइज इसके ऊपर जो जैसे एक्शन होना चाहिए उस तरह एक्शन नहीं हो सका। क्या एक्शन होना है? आप मुझे बताएं, वो वार्डन पे हुआ एक्शन जिसकी वजह से एक बंदे की बच्ची मर गई है? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ होगा भी नहीं, होना भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी जो सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है हाल ही में कि गुल प्लाजा की जितनी दुकानें थी, वो जो रजिस्टर्ड दुकानें थी 1050 के समथिंग कोई हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो उतनी सिंध हुकूमत बना कर देगी और 5-5 लाख रुपया भी एक एक दुकानदार को देगी। तो आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है? आप गारमेंट्स के यूज़र हैं ना, ब्रांडेड शॉप के अंदर 5 लाख रुपए में जिस ऑफिस में हम बैठे हैं, इसको भर सकते हैं आप? कभी भी नहीं। 5 लाख की तो एक अलमारी नहीं भरी जाती भाई। मतलब यहाँ पे भी चूना लगा रही है चूना। आप देखें कि वहाँ के जो नाजिम हैं, जिले नाजिम कितनी देर बाद पहुंचे हैं वहाँ पे? बिल्कुल, वो मेयर साहब है, मैं वही, हम हमारे यहाँ पे नाज़म है, वहाँ पे मेयर है, तो वो कितनी देर बाद पहुंचे? वो सर 23 घंटों बाद पहुंचे, और वो सैर सपाटे कर रहे थे नथिया गली में। हाँ जी, हाँ, वहाँ से जनाब परवाजें भी आई हैं 5 से 7, लेकिन उन्होंने कैंसिल किया, उन्होंने कहा भाई जाए, फिर वो 207 PA के ऊपर वो आए हैं। हाँ जी। अब आप मुझे ये बताएं, ये मजाक नहीं है? 1200 खानदान है सर। अब जिस बंदों ने, नहीं 1200 का खानदान है, 10,000 के ऊपर दुकानें, सारे जो रास्ते हैं, कॉरिडोर, सब पे तो शॉप्स हैं, ठीक है। तो उनका कौन जिम्मेदार है? दुकानें बनवाने वाले तो इदारे हैं, इदारे की मर्जी के बगैर लेआउट प्लान लफ्ज़ है जो मैं कहना चाह रहा था, लेआउट प्लान के मुताबिक तो 1050 दुकानें हैं, जो वहाँ पे रियासत के साथ मिलजुल के, अहलकारों के साथ मिलजुल के 2, 4, 5, 10,000 दुकानें ज्यादा बनवा दी गई। मतलब वो 150 दुकानें ज्यादा हुई, टोटल 1200 वहाँ पर मौजूद थी। मेरी बात नहीं, मैं कहता हूँ 10,000 बना दी, नहीं फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 4 मंजिला अप्रूव है अकॉर्डिंग टू लेआउट प्लान, तो उसको 6 मंजिला बना देंगे, तो उसका कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? ठीक है। जहाँ से लोगों के ने निकलना था, आना था, जाना था, वहां पे तो शॉप्स बन गई। अब 1200 दुकान बन जाए
तो वो रास्ते तो कंजेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर अमवात तो होंगी। और होंगी। ये भी कोई आग मुझे लगता नहीं कि खुद लगी है, पता नहीं क्यों। आपको लगता है कि सानिया गुल प्लाजा की आग लगाई गई है? ये बल्दिया वाला से मुमासलत रखने वाला वाक़या, मेरा अंदाज़ा, मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ। मैं कौन सा कोई इतना बड़ा कोई पामिस्ट हूँ कि मैंने हाथ दे के जो बता दिया तकदीर वही करेगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरी अकॉर्डिंग टू माय असेसमेंट छठी हिस्स कहती है आपकी। ठीक है। अच्छा शाह साहब, इसके बाद बताइएगा कि ये बदकिस्मती से पाकिस्तान के तालीमी दरसगाहों में, अदारों में जो बच्चों के, स्टूडेंट्स की ख़ुदकुशियों के इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जो वो आए रोज़ कोई नई से नई हमें ख़बर सुनने को मिलती है। किंग एडवर्ड कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये, वहाँ पर, और उसके बाद नारोवाल के मेडिकल कॉलेज के अंदर एक कॉलेज है, वहाँ पर ये 2 वाक़ये हुए हैं कि 2 ही लड़कियाँ हैं, उन स्टूडेंट्स ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की एक कोशिश। और भी था ये लाहौर यूनिवर्सिटी वाला, वो हाँ तो बच्ची बिल्कुल, ठीक होके वापस घर वो तो चली 2 गई चले, है। उसी के बाद ये सिलसिला थम नहीं पा रहा ना। ये हो गया अवाम में ना फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा। हम्म, जब आपके पेरेंट्स जो होते हैं ना, हम्म, आपकी डिमांड कुछ और है, वो आपको दे कुछ और रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त मेरे माशरे में मुझे ये लग रहा है कि लाहौर में सबसे ज़्यादा तलीमी इदारे होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमें बसंत का इवेंट दे रही है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जब इस तरह के वाक़यात होंगे ना, तो लोग फ्रस्ट्रेशन, हमारी तरह लोग इतने मजबूत असाब के मालिक नहीं है। ये ठीक पूरा है, वाक़ये अब 2 जो हुए हैं, कैसे हुए हैं, क्या इसके पीछे कहानी वो क्या है? बच्ची के बारे में मेरे नॉलेज में है कि वो जो एक तो मेडिकल महविश कॉलेज किया, बच्ची है। हाँ, वो बेसमेंट में उसका रूम था तो उसने गोलियां खा ली। ठीक है, ठीक तो है। ये भी मैं तो कहूँगा दीन से दूरी है ना। अल्लाह पे आपको भरोसा ही नहीं है। आप खुद, अल्लाह ने कहा है कि अपनी जान की हिफाजत करनी है। ठीक है, अमानत है ना हमारे पास जिंदगी अल्लाह ताला की, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी हिफाजत करने के लिए उसने हमारी जिम्मेदारी लगाई है, और हम उसको कह रहे हैं तो वापस ले ला। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये दीन से दूरी है। तो मतलब आपको लगता है कि इसके ऊपर जो है वो कोई काउंसलिंग या कोई नो नो, वेलबींग सेंटर होने चाहिए? कुछ नहीं हो सकता। आपके हम्म, मोबाइल में आपकी काउंसलिंग अवेलेबल है, आपके मोबाइल में वो जो था मैरी, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है, आपके मोबाइल में हर चीज़ अवेलेबल है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप मैरी वाली वीडियो देखते हैं, मजहबी वीडियो देखते हैं, कि काउंसलिंग वाली देखते हैं। तो आप खुद बताएं कि काउंसलिंग वाली के क्या व्यूज़ हैं, मैरी वाली के कितने व्यूज़ हैं, और बाकी वीडियोस के कितने व्यूज़ हैं। ठीक है। बहुत अच्छी बातें जो हैं वो आपने क्लियर कर दी कि लोग काउंसलिंग खुद करवाना नहीं चाह रहे। ठीक है। अच्छा शाह साहब, इसके बाद हम बात करेंगे कि 1 से 2 दफ़ा आप इसके ऊपर जो एग्जाम्पल भी दे चुके हैं। क्या बसंत की एहतियाती तदाबीर हुकूमत अमल दरामद करवा सकेगी, जो बसंत लाहौर के अंदर मनाई जानी है, और बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि तकरीबन अंदाज़न जो है वो 1 अरब के रुपए जो मतलब इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा, और इससे लोगों में सैर व तफरी, मतलब तफरी का मुकाम जो है वो पैदा हो सकता है? क्या समझते हैं आप? आप मुझे ये बताएं कि बसंत अभी अनाउंस हुई है, जी। लीगली ओपन तो नहीं हुई। नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। डोर से मेरे मोबाइल में तस्वीरें हैं अफसरान की तरफ से आई हुई, कि जिनकी वजह से लोगों के गले पे फिर रही हैं, वाक़यात होने शुरू हो के गए। गले पे भी देखी हुई। हाँ जी, मेरे पास तस्वीर है, सारी डिटेल है। आप मुझे ये बताएं कि अभी शुरू नहीं हुई तो ये वाक़यात हैं। हुकूमत तकरीबन 80 करोड़ या 1 अरब का बजट तो होगा ना इसको सेव करने के लिए। ठीक है। क्या इस 1 अरब में एक कोई हॉस्पिटल नहीं बन सकता था? हमारी इस वक्त ज़रूरत बसंत है कि अस्पताल है? बिल्कुल। इस 1 अरब में कोई एक स्कूल कॉलेज नहीं बन सकता था? इस 1 अरब में ये मुझे दिया होता ना, तो मैं लाहौर में जगह जगह पे छोटे छोटे दस्तकारी यूनिट लगा देता, जो बेरोजगार खवातीन है ना, तो उनको रोजगार देता। हमारे यहाँ पे चैरिटी है, मैं 10 दिन एक बंदे के घर खाना देने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको एक सिलाई मशीन लेके देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे ये बताया गया कि खाना लाहौरियों को अगर कोई थोड़ा सा जो तफरी का मौका मिल रहा है, तो आपको इससे क्या मसला है? कोई आपको इनके साथ कोई इख्तलाफात है लाहौरियों के साथ? आज फिर मैं आपके चैनल पे बात करूंगा, आप मुझे पहले मेरे साथ ये एग्री करेंगे, इंसानी ज़िंदगी की कीमत एंटरटेनमेंट से ज़्यादा है कि नहीं? ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा। हाँ। बसंत वाले दिन आपने नुकसानात गिनने हैं, नहीं माजी की बसंतें जो होती रही हैं उस दिन की कैजुअलिटीज़ आपने गिननी है, कैलकुलेट कर लें। जिस चीज़ का पता है, हम लोग जो है ना, ये लाहौर वाले लोग, हमारे लिए हर चीज़ एंटरटेनमेंट है।
ठीक है। हमारे लिए अब यहाँ पे देखें कि कोई किसी को गोली मार के चला जाए, अब ये राना आफ्ताब साहब वाले वाक़े में जैसी उनकी तस्वीर थी वो खींच रही, सारी दुनिया उधर वीडियो बना रही है, टकाटक वायरल कर रही है अपने अपने अकाउंटों से कि मैनू व्यूज़ पै जान। बिल्कुल ठीक है। हम मिन हैसुल कौम बेहिस हैं, जालिम हो गए हुए हैं। हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, वो किसी की जान जाने से आती हो, वो किसी की बेहुदा वीडियो से आती हो, वो किसी की पतंग से, किसी की डोर से, किसी की गर्दन कटने से आती हो। आप मुझे बताएं, आपने एक स्पेसिफिक डोर दे दी कि ये वाला पिन्ना लेके जाओ और इससे गुड्डी उड़ाओ, हर छत पे गवर्नमेंट का एक मेंबर खड़ा होगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, मेरे पास पहली केमिकल डोर की 15 पिन्नियां, मैं शौकीन हूँ तो मैंने रखी हुई हैं, तो मैं उससे गुड्डी उड़ाता हूँ, उससे 6 गर्दनें कट जाती हैं, एक कैजुअलिटी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या समझते हैं, अगर इस तरह के मामला सामने आते हैं तो जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? जो इसके फैसले करने वाले लोग हैं, कभी तो हाँ, कभी ना, कभी हाँ, कभी कहा जाता है कि आज बसंत होने लगी, कभी कहा जाता है कैंसिल होगी, और फिर आखिरकार हुकूमत पंजाब ने फैसला कर ही लिया कि हम लाहौरियों को एंटरटेन करते आप ना, मुझे लगता है स्टेज ड्रामे बहुत देखते हैं, हैं। ये तंज कर रहे हैं आप कि सजा होगी लेजिस्लेटरों को, इनको फलाने को, क्या हुआ, कभी देखी है? ठीक है। ठीक है, कभी किसी को सजा मिलते देखा है? अगर मिलती भी है तो जब वो दूसरी हुकूमत आती है बाहर आके, वो बड़े मनसब पे बैठा होता है। और आज की पॉडकास्ट में आप एक दफ़ा फिर ये कह के जा रही हैं कि बसंत जो है पंजाब हुकूमत के गले की हड्डी बन जाएगी, बदनामी का बायस बनेगी। बदनामी का मेरे बायस बन जैसे जाएगी। लोगों की जुबान नहीं ये रोक सकेंगे। अगर एक भी कैजुअलिटी पूरे शहर में हो गई ना, तो लोग गले में ढोल बजा के डंडोरा पीटेंगे। जरूरी नहीं डोर से हो, कुछ छत से गिर जाए, कोई तंदी से डोर उड़ाए, वो बिजली की बड़ी तारों पे चली जाए, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बिजली तो अभी बसंत आई नहीं है तो बिजली सर्दी, इतनी सर्दी में 6-6 घंटे जाने लग गई है, ठीक है, तो कोई बिजली का नुकसान हो, कुछ और हो, ये इवेंट अब आपने 25-30 साल बंद रखा है, अब लोग यूज टू हो गए हैं, तो आपने फिर इसको छेड़ दिया, गुड्डी फिर नजर आने लग गई है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, या तो इसे मुस्तकिल खोल दें, या इसको मुस्तकिल बंद है तो बंद रहने दें। लोग क्या सर्वाइवल नहीं हो रहा? लाहौर में तो सबसे ज्यादा गला कटने की काम ही लाहौर में हमें। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके बावजूद हुकूमत नहीं समझ रही। मैं अब क्या कह सकता हूँ, मजबूरी है हुकूमत की, महंगाई बढ़ी है, वो कहते हैं कि चलो देखे ना, इसमें से जिसकी ड्यूटी लगेगी एंटीने लेने की, वो पूरे पैसे खर्च करेगा। जिसकी जो ड्यूटी अफसर की लगेगी, तो आप समझते हैं ये 80 करोड़ 50 करोड़ 1 अरब जितनी भी अमाउंट है, क्योंकि मैं वहाँ पे आई वाज नॉट प्रेजेंट देयर कि मेरे सामने सैंक्शन हुआ हो, इसके आप कोई हॉस्पिटल बना देते हैं, इसके स्कूल बना दें, छोटे छोटे दस्तकारी स्कूल बना दें, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो अब गवर्नमेंट के ये हालात हैं कि जब गरीब को आगे रमज़ान आ रहा है ना, जब आटे का थैला उसे देंगे ना, तो सामने एक बंदा यूं करके उसकी तस्वीर लगेगा और वो सोशल मीडिया पे वायरल होगी। वो पता लगेगा कि हाजी साहब फलाने के अब्बे ने मजबूरी में वहाँ से एक आटे का थैला लाया, और पूरा उसका फैमिली वाले उसकी तस्वीर को फिर वायरल करेंगे कि साढ़े सामने तो बढ़िया गल्लां कर देने। कई जो जेन्युइन गैरतमंद ज़रूरतमंद लोग हैं, वो आटे का थैला नहीं लेते, तस्वीर। बिल्कुल ऐसे। मैंने पिछले दिनों, मेरी रहायश इधर थी लम्स की बैक पे, तो मैंने थोड़े से आटे के थैले, मैं काम आदमी में कितने को फैक्ट्रियाँ थोड़ी बांट सकता हूँ, थोड़े से आटे के थैले, कई लोग दूर से खड़े रहे, मैं उन्हें बुलाऊँ आए ना, मेरा मुलाजिम था, उसको मैं कह रहा था दो आए ना, बस ले ही जाए, खड़े रहे। मैंने कहा क्या? कहते जैसे ये देख रहे फोटो तो नहीं खिंचोगे? मैं कहा यार मेरी तो फोटो उत्ते बैठा खिंचेगा कि अगर वो कबूल कर ले, तो मैं कहा जी ना, मैंने किसी को जवाब दे ना कुछ, और आप खुद ही ले लें। ये जो सीन है ना, ये वाला तस्वीरें खींच के लोगों की मदद करना, तो ये आप बताएं, मैंने तो ये सुना हुआ बड़ों से कि दाएं हाथ से दें तो बाएं को ना पता हो। बिल्कुल ऐसे। तो इधर सिंध तक पता होता है कि पंजाब वालों ने इतनी मदद कर दी, इतने लोगों को रोटी खिला दी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिर में शाह साहब, मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा कि जो आपने रिसेंटली इसके ऊपर अपना एक व्लॉग भी किया है कि खौफ और दहशत की अलामत समझे जाने वाले मुल्ला मुज़फ़्फ़र कौन थे, उनकी बैकग्राउंड थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें, और ताकि हम इसको मुल्ला मुज़फ़्फ़र एक इंतहाई रिलीजियस फैमिली से उनका ताल्लुक था। ठीक है। टकसाली बाज़ार में ना उसके साथ 2 मस्जिदें, एक बादशाही मस्जिद है
और एक शाही मस्जिद है, बिल्कुल। वो शाही मस्जिद के इमाम के बेटे थे। ओके। ठीक है, ये होता है ना कि बंदे में जर्म्स होते हैं थोड़ा सा पलवानी के, बदमाशी के थोड़े से, बस वो बाई बर्थ उनके अंदर जर्म्स थे। और उस बंदे की अगर फॉर एग्जांपल उसकी 50 साल जिंदगी थी ना, तो उसकी 33-34 साल जेलों में गुजरी है। ओके, तो फिर भी वो दहशत और खौफ की हाँ, अलामत थे किस तरह? वो वाहिद शख्स था जो अपने घर जेल से चक्कर लगाता था कैद होके। वो वाहिद शख्स था कि अगर उसने कैंप जेल में, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि हम वहाँ से गुजरते थे, कि अगर उसको नान पूड़ियाँ या नान चने लेने गया ना, तो वो खुद ही निकला जेल से और जाके लेके वापस आ गया। ऐसा ना आपने देखा होगा ना सुना होगा। बड़ी हैरानकुन बात की आपने। और उसने एक और था, साजा क्रिश्चियन कम्युनिटी से था, उसके थ्रू रियाज गुज्जर, बहुत बड़ा उस वक्त का नाम था, उसको छुरियां मरवाई थी। बड़े वाकयात हैं उसके। फिर उसके साथ था भोला तरखान, उसका बड़ा साथी था, वो भी फिर बाद में अपने बच्चों की लड़ाई की वजह से बाजार हुसन में कहीं कत्ल हो गया था। तो ये बहुत बड़े, ये वो लोग थे। इन लोगों की स्टोरी सुनाने का जो मेरा पर्पस है ना, वो बता दूं आज आपको क्या है, कि लोगों को अवेयरनेस देनी कि इनके पीछे नहीं लगना। मुल्ला मुजफ्फर की पलवानी के जरासीम की वजह से इसके 2 भाई नसीम शाह और जहूर शाह, दोनों का मर्डर हुआ। ठीक है। अकेला रह गया एंड पे। कैसी देखे ना ये बदमाशी का शौक कैसा, कि 3 भाई हैं टोटल और तीनों ही कत्ल हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरफ जाना चाहिए काम नौजवान को। कभी भी नहीं। हम तो यही अवेयरनेस देते हैं। वो लेकिन ये जो टिकटॉक के हैं, जट चढ़िया कचहरी बल्ले नहीं बल्ले, वो फलाना, बाद में ये जो जब बंदा मर जाता है ना, तो ये जो आपको पंप करने वाले हैं ना कि पहलवान जी साडी रंदी नहीं है, ये भला बाद में क्या करते हैं, एक छोटी सी टिकटॉक बनाते हैं, उसकी तस्वीर लगाते हैं, टुर गए यार मोहब्बतां वाले, बस कहानी खत्म। कहानी खत्म। इतनी सी इसकी स्टोरी होती है बंदे की। और किसी को भी बदमाशी की तरफ सोचना भी नहीं चाहिए। अब ये देखें शेख वसीम का वाकया, उसने दौलत की खातर अपनी इज्जत पे कंप्रोमाइज कर लिया। बाकी की जिंदगी शेख वसीम को कोई माचे सुधार देगा, उस पर ट्रस्ट करेगा? नदामत की जिंदगी गुजारेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा शाह साहब, इसकी मौत वाकया कैसे हुई थी मुल्ला मुजफ्फर की? ये इसका होटल था ज़हूर शहीद होटल, इसने भाई के नाम पे बाजार हुसन में बनाया था। ठीक है। इसका एक चाय बनाने वाला लड़का था, तो वो अवेलेबल छुट्टी करता है। ठीक है। ये गुस्से में उसे लेने जाता है, तो वहां पे कोई 2 अफराद इसके दुश्मन थे। लोग कहते हैं थड़ा मारा हुआ था, मेरी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है। बाई चांस किसी गैंगस्टरों से इसका आमना सामना होता है, तो वो इसको मारते हैं, ब्रस्ट और मार देते हैं। ये भी जवाबी फायरिंग करता है, और वो बच्चा इसके साथ होता है, उसको ये खुद नीचे कर देता है कि वो बच जाए। मुल्ला मुजफ्फर एक साइकोलॉजिकल पेशेंट कह लें। ओके, नफ्सियाती मरीज था। हाँ, वो किस तरह? थाना शादरा में SHO थे, मुझे उनका नाम ज़हन से निकल गया, इसका बड़ा ताल्लुक था उनसे, एहसन सलीम। ठीक है, वहां पे इसका एक मुखालिफ अंदर होता है, ये थाने पे अटैक कर देता है। ठीक है। ठीक है, और वो उस SHO से इसका इतना ताल्लुक था कि अगर ये उसको फ़ोन करके कहता तो उसने बंदा खुद ले आना था कि मुल्ला जी हेलो। ठीक है। तो आप ऐसे बंदे को ज़हनी मरीज ही कहेंगे ना, कि कोई और अल्फाज हैं आपके पास। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, आखिर में क्या पैगाम देंगे? और मैं आपसे ये भी पूछूं कि अगर आपको एक दिन कोई हुकूमत, कोई जिम्मेदारियां सौंप दी जाए, तो आप क्या करेंगे? इतना कुछ तो आपने हमें बता दिया। एक दिन की अगर मुझे हुकूमत मिल गई ना, तो मैं सबसे पहले यकसा मेयारे तालीम करूँगा। ठीक है। ओके। मेरा बच्चा, मेरे CM का बच्चा, मेरे PN का बच्चा एक तरह की तालीम लेंगे। ठीक है। दूसरा, मैं इस मुल्क में मेडिकल और एजुकेशन फ्री करूँगा। ठीक है। कुछ नहीं करूँगा। और एक काम और करूँगा, चाइना वाला, करप्शन पे सजाए मौत। बस ये 3 काम करूँगा। एक दिन की हुकूमत के बाद आने वाली नस्लें देखेंगी अगर उस पर अमल होता रहा तो क्या होगा। क्या बात है। आखिर में पैगाम क्या देना चाहेंगे? यही होगा पैगाम भी? पैगाम भी यही है, मैं यकसा मेयारे तालीम करें। अगर कोई अवाम के साथ लॉयल है, मेडिकल और एजुकेशन, ये 2 चीज़ें फ्री होनी चाहिए। हमारे मुल्क में ये 2 बहुत बड़ा माफिया हैं, ये मैं आप कह रहा हूँ ओपन। ये वो माफिया है, एजुकेशनिस्ट जो हैं वो सरकारी इदारों को परवान नहीं चढ़ने देते। ठीक है, तो जो मेडिकल के हैं
वो सरकारी अस्पतालों में तरक्की नहीं होने देते कि आम आदमी का इलाज हो। अगर सरकारी इदारे इतने अच्छे हैं तो मेरे हुक्मरान वहाँ से ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते हैं, यूरोप क्यों जाते हैं? बिल्कुल ऐसे। चलें, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जनाब फ़ुरक़ान शाह साहब। उन्होंने अपने नुक्ता नज़र से इन मुख्तलिफ़ जो कि केसेस को, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को डिस्कस किया और अपने एनालिसिस के मुताबिक जो है उन्होंने इसको बताया, इलेबोरेट किया कि इसके पीछे कहानी क्या है। डिफरेंट केसेस को हमने आप तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुँचाई और अथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुँचाई और हक़ और सच के साथ जो अब तक पैगामात पहुँचे। उम्मीद करते हैं आप इसे बहुत पसंद करेंगे। इसके साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।